My dear students, in our last class, we were talking about cells, and I told you that what are the components, what are the organelles, what are the constituents of the cell. We discussed the difference between animal cell and plant cell, and we discussed the cell differentiation things. Now, we need to know that once we have a cell, an entity which is bounded by a cell membrane, if it's living, this cell needs energy. And in order to give this cell energy, there are certain things which need to be brought inside of the cell, and there are certain waste products which need to, pushed out of this cell. So in order to understand how these things, how useful things are taken up by the cells and how waste things are, thrown out of the cell, we need to understand what are the different ways of transport of materials inside and outside the cell. So इस बात को थोड़ा फैलाते हैं. In this chapter, we are going to discuss the transport of materials. जैसे मैंने आपको बताया कि the cell needs to make energy, and in order to make energy, this cell needs oxygen, glucose, and enzymes. So these three things are very important. अगर ग्लूकोज होगा या कोई बेसिक सबस्ट्रेट होगा जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन की मदद से, एंजाइम्स की मदद से उससे एनर्जी बनाई जाएगी और वो एनर्जी सेल को दी जाएगी. अच्छा, वंस अगर एक मर्तबा ये सेल ऑक्सीजन और ग्लूकोज को अपटेक कर लेता है और एनर्जी बना लेता है, उसके बाद ये सेल कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकालेगा, जिसमें एनर्जी उसका बाय प्रोडक्ट तो है ही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और वाटर भी होगा. अब ये चीजें कैसे सेल के अंदर आती हैं और कैसे बाहर जाती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर आर सम बेसिक थिंग्स that we need to understand. We need to understand a process of diffusion. We need to understand a process of active transport, osmosis, bulk transport, and facilitated diffusion. So in your O levels, in your IGCSE and CAIs, we only discuss diffusion, active transport, and osmosis. But in your A levels, we are also going to discuss about bulk transport and facilitated diffusion. Although in your immunity chapter, we are going to be somewhat talking about this bulk transport as well. तो अभी हम चलते हैं डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस की बात करते हैं. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे इस लेक्चर के बाद तुम्हें इसके 3 लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें मैंने इन तीनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो इस वीडियो के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वीडियो देखकर वो वीडियोस लाजमी देखना जिसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, ताकि तुम्हें पता चले कि इसको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की बात करने से पहले मुझे ये जानना है कि तुम्हें ये पता है कि नहीं पता कि whenever we make a solution, there are 2 things included. One is solute and the other one is solvent. So for example, we are making a salt solution. So salt solution जो हमने बनाया, इसमें salt is in the minor quantity, is in the less quantity, salt is solute, and water जो कि उसको अपने साथ dissolve कर रहा है, water is solvent. So water solvent, salt solute ये मिलके एक solution बना रहे हैं. खैर, डिफ्यूजन की बात करते हैं. डिफ्यूजन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए ये जानना होगा कि डिफ्यूजन बेसिकली मूवमेंट होती है सॉल्यूट्स की. ये मूवमेंट होती है सॉल्यूट्स की. ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है और इसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए होती, ना ही कोई मेम्ब्रेन चाहिए होती है. डिफ्यूजन की सिंपल एग्जांपल लेने के लिए तुम ये एग्जांपल देखो. सो दिस इज अ फ्लास्क. इस फ्लास्क में हमारे पास पानी था. इस पानी में इंक ड्रॉप्स डाले गए. जैसे ये इंक ड्रॉप्स इस फ्लास्क में गए, ये डिसोसिएट होना शुरू हो गए, ये डिसॉल्व होना शुरू हो गए. आफ्टर सम टाइम तुम देखो इनका डिसॉल्व होना फैलता चला जा रहा है, और 1-2 घंटे के बाद अगर तुम इसको हिलाते नहीं हो, इसकी स्टरिंग नहीं करते हो, तो 1-2 घंटे के बाद तुम देखोगे कि इस पूरे के पूरे फ्लास्क के पानी का कलर बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाएगा. यानी ये जो इंक इसमें डाली गई है, ये अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी. सो क्या हो रहा है, ये थोड़ी क्वांटिटी में था और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था. ये अपने आप को इवन ऑफ कर रहा है, ये अपने आप को पूरे के पूरे तरीके से पानी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो बेसिकली इस लिक्विड में यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है. या अगर तुम इसकी एक और एग्जांपल लेना चाहते हो, तुम्हारे पास एक रूम है. उस रूम में तुम्हारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी. इनको तुमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बिठाया हुआ है. और अगर तुम पॉइंट ए के ऊपर एक डिओड्रेंट स्प्रे करते हो, तो वो सबसे पहले ए उसको स्मेल करेगा, ऑब्जर्व करेगा. थोड़ी देर के बाद बी उसको ऑब्जर्व करेगा, थोड़ी देर के बाद सी और थोड़ी देर के बाद डी. सो होगा क्या कि डिओड्रेंट के बॉटल में, डिओड्रेंट के बॉक्स में वो कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम मौजूद था या वो डीओ मौजूद था. जैसे तुमने उसको रिलीज किया, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस कमरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा और वो यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा.
सो डिफ्यूजन के लिए एक और चीज हमने जो डिस्कस की वो ये है कि ये डाउन द ग्रेडियंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टेयर केस है और तुम स्टेयर केस के टॉप पे खड़े हो तो तुम्हारे पास कुछ पोटेंशियल है जो तुम्हें ग्रेविटी जिस पोटेंशियल की वजह से नीचे अपने पास खींच रही है। अगर तुम यहां से स्लिप हो जाओ तो तुम धड़ाम से सीधा यहां से नीचे आ जाओगे, राइट। सो यहां पर तुम एक हायर कॉन्सेंट्रेशन पर थे, एक अबव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद थे। अगर तुम यहां से अपने आप को ड्रॉप करते हो तो तुम बड़ी आसानी से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाओगे। हमारे पास डिफ्यूजन में जब हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं, वो जगह जहां मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो एक हायर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, और ऐसी जगह जहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, जहां पर उनकी क्वांटिटी कम है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। सो याद रखना, नंबर वन, whenever we talk about diffusion in animals, in plants, in living systems, we are always referring towards the solutes, we are always referring towards the movement of solutes। पहली बात ये। नंबर टू, दूसरी बात जो तुम्हें ज़हन में रखनी है वो ये है कि इसमें चीज़ें डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रही होती हैं। एंड नंबर थ्री, यहाँ पर किसी किस्म की एनर्जी नहीं चाहिए, किसी किस्म की मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। तो चलो अब हम तुम्हारे सिलेबस की दो डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और तुम्हें ये बताते हैं कि आपको पेपर में, जब तुम्हें पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे तुम्हें क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे पास ये डिफ्यूजन जो है ये गैसेस की भी होती है और लिक्विड्स की भी होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुम्हें जाते जाते बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस। ये तुम्हारे जो फेफड़ों में हवा आ रही है जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये वो स्ट्रक्चर है। जब हम इनहेल करते हैं, हमारे एल्वियोलस में जो एक्सटर्नल एयर आई होती है उसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04, वही जो एटमोस्फेयर के अंदर मौजूद है। बट जो आपका ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन 16, यहां पर कितनी ऑक्सीजन 21%, यहां पर कितनी ऑक्सीजन है 16% है। सो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन यहां ज्यादा है। सो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होगी और तुम्हारे रेड ब्लड सेल के पास आ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, चूंकि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है और यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां से गिव ऑफ करना चाहते हैं, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ, वी हैव अ परसेंटेज ऑफ 4.16 हमारे ब्लड में। सो कहां 4.16 और कहां 0.04, इट इज ऑल्सो अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ योर ब्लड एंड इट गोज इनटू योर एल्वियोलस, और आप एक्सहेल करते हो, आपकी हवा निकल जाती है, आपके लंग्स में से हवा निकल जाती है, राइट। और यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इन कर जाती है आपके ब्लड के अंदर। So this was the one example that I wanted you guys to know. Now let me give you a second example, and this is an example of photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है कि plant needs carbon dioxide. सो प्लांट के लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कम होती है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड diffuses inside the leaf, and when leaf produces enough oxygen, since oxygen is being produced in the leaf, it has more concentration inside. So what happens is that oxygen starts moving out. So it is an example of a dual diffusion, that carbon dioxide is diffusing inside your leaf and oxygen is diffusing out. So this is the second example. Now the last and most important thing that I wanted to tell about diffusion is that if you take a beaker, so अभी हमने आपको ये वाली एग्जांपल दी, अभी एक और चीज समझ लो। If I give you a beaker and we have water in this beaker, and if I put a green ink drop and a blue ink drop and a pale yellow ink drop inside that beaker, I want to tell a very important point, और वो ये है कि they all will diffuse in water regardless of the presence of each other. If I am putting green, blue or yellow ink inside a beaker which has water, they will diffuse regardless of the presence of each other. They are not going to influence each other's diffusion. So this is a very important point that you must understand and you must remember from your paper's point of view. So this was all about diffusion, and in my next lecture I'm going to solve multiple choice questions of diffusion, and afterwards we are going to talk about osmosis. So now you need to switch towards the multiple choice question video which is right
below this playlist, in this playlist which is right below this video, and then see you in Osmosis video. Bye bye.